नमस्कार दोस्तों, के रिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल हम चर्चा कर चुके थे पूरी वर्णमाला की। वर्णमाला के विषय में जितना भी आपको ज्ञान देना था मैं आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ पे हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, वर्ण से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। तो शब्दों का हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि शब्द होते क्या है, शब्द की वाक्य के अंदर क्या है, भूमिका है, उस पर भी हमें चर्चा करनी है। ये शब्दों के प्रकार कितने होते हैं उस पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है, तो शब्द क्या है, यहाँ पे शब्द लिख दिया। ठीक है, शब्द क्या है? देखिए, दो तीन बातें मैं पूछता हूँ आपसे। जैसा कि पहला यहाँ पे एक बात आई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप कहोगे सर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो हमने एक बात और कही, ध्वनि को ही क्या कहते हैं? ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ध्वनि वर्ण है, वर्ण ही ध्वनि है। लेकिन अलिखित रूप में क्या ध्वनि, लिखित रूप में क्या वर्ण है। और लिखित और अलिखित नहीं लिखा आए तो आपको वर्ण को ही राइट करना है। ठीक है, तो पहला हमने पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या ध्वनि है, ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अगर मैं पूछूं कि अर्थ के आधार पर, क्या पूछूं? अर्थ के आधार पर, यहाँ पे शब्द आ गया, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। क्यों भाई शब्द क्यों है? क्योंकि शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्दों का कोई ना कोई क्या होता है? अर्थ होता है। और शब्द क्या है? शब्द किसी भाषा को अभिव्यक्त करने के मूलाधार होते हैं। यदि आपके पास शब्द हैं तो आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन यदि शब्द नहीं है तो आप अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं रख सकते हैं। यही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि शब्द क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई क्या है, बताइए? तो आप बोलेंगे शब्द। ठीक है, यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लाइनें केवल कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम कर दिया इन्होंने, है ना। तो इसको डबल ते मत करो आप, सिंगल ते है। ठीक है, लघुत्तम तो फिर इस प्रकार लिखा जाता है, लघुत्तम, क्योंकि इसमें संधि होगी, ऊ धन ऊ मिलके डबल ऊ यानी बनेगा। तो इस पर चर्चा नहीं करनी है हमको। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी भाषा अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। ठीक है, और शब्द क्या होते हैं? शब्द भाषाई अभिव्यक्ति के मूलाधार होते हैं। ये बात मैंने भी आपको बताई कि भाषाई अभिव्यक्ति क्या भाषा को अभिव्यक्त करने के मूलाधार होते हैं। यदि आपके पास शब्द हैं तो आप अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक बात है। अच्छा, वाक्य के आधार पर, ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि अर्थ के आधार पर, वाक्य के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी, तो पद कहलाएंगे, क्योंकि पदों से मिलके ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो पद पे भी आएंगे, लेकिन अभी हमें ज्ञान प्राप्त करना है किनका, बताइए? शब्दों का। तो शब्द पे आते हैं। देखिए, शब्दों के प्रकार हमें जानने पड़ेंगे कि शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, शब्दों का प्रकार क्या होता है, इस पर हमें चर्चा करनी है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ये मैंने आपके सामने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, तो थोड़ा ध्यान देना, आपको मेरी बातों पे ध्यान देना। शब्दों के प्रकार। ठीक है, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते समय भी आपको शब्द के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे भी चर्चा होगी शब्दों के प्रकार पे। तो पहला किसके आधार पे है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर किसके प्रकार? अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है, ठीक है, तापमान। अर्थ के आधार पर बताओ किसके प्रकार? शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है,
अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, भाई इससे तात्पर्य क्या होता है? देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, कई जब हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो कई बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो सार्थक की तो सार्थकता है, क्या निरर्थक शब्दों की भी सार्थकता है? नहीं, केवल उन्हें तुकबंदी के लिए, किसके लिए? तुकबंदी के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आज यार क्या बात है, आज गाड़ी वाड़ी लेके नहीं आए, गाड़ी वाड़ी, तो गाड़ी होती है, वाड़ी क्या होती है पता है क्या आपको? ठीक है, आपसे कहा कि यार दाढ़ी वाड़ी क्यों नहीं बना रहा तो दाढ़ी तो समझ में आती है, वाड़ी क्या होती है? कई बच्चे मुझसे बोलते सर दाढ़ी वाड़ी क्यों नहीं बना रहे हो, तो दाढ़ी तो समझ में आई, वाड़ी क्या होती है बताइए मुझको। ठीक है, रोटी सोटी बताइए, रोटी होती है, सोटी क्या होती है? कपड़ा सपड़ा, कपड़ा होता, सपड़ा क्या होता है? कई शब्द ऐसे हैं। ठीक है, पानी वानी, या पानी वानी भल्लिया क्या? यार पानी होता, वानी क्या होता है? पता है क्या आपको वानी क्या होता है? केवल 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 तुकबंदी के लिए इन शब्दों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इन निरर्थक जो तुकबंदी वाले शब्द हैं, सार्थक की तो महत्ता है, तुकबंदी के साथ जो निरर्थक शब्द जोड़ दिया जाता है उनकी कोई महत्ता नहीं है, उनकी कोई महत्ता नहीं है। इस बात को समझे आप बहुत अच्छी तरह। तो मैं यहाँ पे कहूँगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार हो सकते हैं, पहला सार्थक, दूसरा क्या होगा? निरर्थक। पहला सार्थक, दूसरा क्या होगा? निरर्थक। सार्थक शब्द, पहली सार्थक शब्द और दूसरा क्या होगा? निरर्थक शब्द। देखो निरर्थक के अंदर हमने क्रॉस का निशान लगा रखा है, क्यों? निरर्थक तो जितने चाहो उतने बना लो भैया, ढेरों तुम्हारे पास खजाना बना पड़ा है, कैसे बना लो शब्दों को, कमल को वमल कर लो, तमल कर लो, चमल कर लो, कोई वाली बात नहीं, जैसा भी कि आप करना चाहे शब्द को तोड़ मरोड़ लो। लेकिन सार्थक शब्द जो है, इन सार्थक शब्दों के तो क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, मतलब निरर्थक शब्दों की कोई भेद नहीं है। यहाँ पर हमें भेद पढ़ने पड़ेंगे, वो कौन से शब्दों के पढ़ने पड़ेंगे? केवल सार्थक शब्दों के ही हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? भेद पढ़ने पड़ेंगे। ठीक बात है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो सार्थक शब्दों में पहला भेद कौन सा है? सार्थक शब्दों में पहला भेद है एकार्थी शब्द। देखिए नाम से स्पष्ट है, एकार्थी का मतलब क्या होता है? एक धन अर्थी। एकार्थी से तात्पर्य क्या होगा? एक धन अर्थी, यानी अर्थ है, अर्थ है किसके लिए बताइए? एक ही अर्थ में, केवल एक ही अर्थ में इसका प्रयोग हो, भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ में प्रयोग हो, अलग अलग उसका अर्थों में प्रयोग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। आप कहोगे सर कौन से उदाहरण दीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए। शब्द आ गया दिन। अब मैंने कहा दिन हो गया, दिन हो गया तो तुम्हारे दिमाग में भी यही बात है कि सर दिन हो गया मतलब उजाला हो गया। किसी और ने सुना तब भी वे कहेगा दिन हो गया। धूप खिल गई तो धूप शब्द आया, तो धूप से भी दिमाग में बात धूप खिल गई। मैंने भी कहा, आपने भी यही बात समझी, दूसरे व्यक्ति ने भी इस बात समझी। तो कहने का तात्पर्य है एकार्थी कौन शब्द कहलाते हैं? एकार्थी वे शब्द कहलाते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, अलग अलग उनका अर्थों में प्रयोग नहीं होता है, उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक बात है। दूसरा इसका जो भाई है उसे क्या बोलता है? अनेकार्थी। चलो यहाँ पे अनेकार्थी लिख दिया, मैं यहाँ पर पहले इसको पढ़ा देता हूँ। एकार्थी का विलोम क्या होगा? अनेकार्थी शब्द। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद भी करें तो क्या आ गया? अनेक धन अर्थी। तो वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, अनेकार्थी के टुकड़े करेंगे तो बताइए क्या आएगा? अनेक धन अर्थी। तो शब्द क्या आएगा? अनेकार्थी। जैसे एक शब्द आ गया बताइए अंक। अब अंक का मतलब बताइए छाप भी होता है, गोद भी होता है, निशान भी होता है, 3-4 और भी अर्थ होते हैं। अंक से तात्पर्य क्या है? गोद है, छाप है, निशान है। क्योंकि इस शब्द के अलग अलग शब्द में अलग अलग संख्या भी हो सकते हैं। संख्या, मुझे गणित में 10 अंक मिले,
मुझे गणित में कितने अंक मिले? 10 अंक मिले। अब 10 अंक मतलब 10 संख्या मिली। अब मैं यहाँ पे गोद तो नहीं कह सकता, यहाँ पे छाप तो नहीं कह सकता, यहाँ पे निशान तो नहीं कह सकता, यानी वे शब्द जिसका प्रत्येक लाइन में अलग अलग अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। तो एकार्थी, एकार्थी के बाद हमने क्या पढ़े? अनेकार्थी। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। एकार्थी जिनका प्रत्येक शब्द में केवल एक ही अर्थ निकले, प्रत्येक बार एक ही अर्थ निकले, दूसरा अर्थ ग्रहण नहीं करे, दूसरा अर्थ नहीं निकले, उसे कहते हैं एकार्थी। जिसका प्रत्येक लाइन में अलग अलग अर्थ निकले, जैसे यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार में प्रत्येक शब्द का अलग अलग बार अर्थ निकलता है, तो अनेकार्थी शब्द में प्रत्येक शब्द का क्या निकलेगा? अलग अलग अर्थ निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्लियर हो गई बात? चलो यहाँ पे आते हैं, तीसरे नंबर पे हम करते हैं पर्यायवाची। पर्याय का मतलब क्या होता है? पर्याय से तात्पर्य होता है परिधन आय से बना है। पर्याय मतलब के अलावा, वाची माने वाचन, मतलब इसके अलावा और उसे क्या क्या वाचन कर सकते हैं, कह सकते हैं, उसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, जैसे कि शब्द लिखा मैंने गंगा। अब गंगा को क्या बोलते हैं? जाह्नवी, भागीरथी, ठीक है, देवसुता, ये देवों की सुता, सुत माने पुत्र, सुता माने पुत्री, ठीक है, देव विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया तो लक्ष्मी हो जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने कहने का गंगा है, ठीक है, अलकनंदा कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, जाह्नवी, भागीरथी, देवसुता, देवों की पुत्री। पर्याय से तात्पर्य क्या है? पर्याय का मतलब होता है इसके अलावा और उसे क्या क्या वाचन किया है। गंगा को हम जाह्नवी कहो या फिर भागीरथी कहो, देवसुता कहो, बात तो क्या है? एक ही है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। कई बच्चे दिमाग में प्रश्न आता सिर्फ अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द क्या एक ही हो सकते हैं क्या? मैं कहना चाहूँगा नहीं, पर्यायवाची शब्द अलग हैं और अनेकार्थी शब्द क्या हैं? अलग है। चलो इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड के अंदर बताता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे गंगा एक पवित्र क्या है? नदी है। और यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया मुझे, गणित में 10 अंक मिले। इस बात को समझे, दोनों में अंतर बता रहा हूं। अनेकार्थी शब्द अलग है, पर्यायवाची शब्द क्या है? अलग है। देखिए इस गंगा की जगह अगर मैं जाह्नवी करूं या देवसुता करूं, भागीरथी करूं, तो क्या इसके शब्द के अर्थ में अंतर नजर आएगा क्या? नहीं। जाह्नवी एक पवित्र नदी है तब भी मतलब ये कि रहेगा, देवसुता एक पवित्र नदी तब भी यही मतलब रहेगा। साथ ही साथ अगर ये बात कहे कि भागीरथी एक पवित्र नदी तब भी अर्थ ये रहेगा। मतलब अर्थ में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है, अर्थ में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे गणित में 10 अंक मिले, मैं अंक की जगह यहाँ पे गोद कर लूँ, छाप कर लूँ, तो बताइए गोद और छाप, अंक बैठाना, गोद में बैठाना, अंकित कर देना, छाप देना। देखिए जैसे मैंने गोद करा तो वैसे इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। 10 गोद मिले, पता ही नहीं चला अर्थ क्या निकल रहा है। यानी अनेकार्थी शब्द क्या है? अलग अलग हैं। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? उसमें प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। पर्यायवाची में उसकी जगह अगर उसको दूसरा शब्द रख भी दिया है, पर्यायवाची रख भी दिया है, तो अर्थ में अंतर नहीं होगा, मतलब चमत्कार शब्द में बना हुआ रहेगा, चमत्कार शब्द में नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान कर लेना, अनेकार्थी शब्द अलग होते हैं और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अलग होते हैं। यहाँ पे शब्द आया विलोम शब्द। विलोम शब्द किससे बना? वी धन लोम, लोम लूम से बना है। लूम का मतलब क्या होता है? उल्टा। लूम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो आप ध्यान करना, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द हो सकते हैं? प्रत्येक शब्द का क्या विलोम शब्द हो सकता है? मैंने कहा चलो अपनी बात पे आते हैं। मैंने कहा सिर का विलोम क्या होता है? तो सिर का विलोम क्या होता है? पैर होता है। सिर का विलोम क्या होता है? पैर होता है। आप कहोगे सर क्यों होता है सिर का विलोम पैर? तो सिर क्या होता है? ऊपर की ओर, पैर का विलोम, और पैर क्या होते हैं? नीचे की ओर। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर का विलोम क्या बताया गया, पैर क्यों बताया, सिर ऊपर की ओर होता है, पैर कहाँ होता है, नीचे की ओर। उल्टा देखा आपने। मैं कहूँगा हाथ का विलोम क्या होता फिर, तो क्या हाथ का कोई विलोम बन सकता है क्या, नहीं। ऐसा आँख का बनेगा, नाक का बनेगा, दांत का बनेगा, मुंह का बनेगा, पेट का बनेगा, नहीं, सबके विलोम नहीं होते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड का राइट हैंड बन सकता है, हाथ का विलोम नहीं बन सकता है। तो ध्यान कर लेना, प्रत्येक शब्द के विलोम नहीं बन सकते हैं। और याद करने विलोम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसका आप उल्टा अर्थ सोचिए। उल्टा, विधवा, विधवा का विलोम क्या होगा, विदुर होगा। विधवा, तात्पर्य पता चला, विधन वा से बना, महिला के लिए आ रहा है, विदुर किसके लिए आ रहा है, पुरुष के लिए आ रहा है। तो बहुत एक अच्छी बात समझ में आ चुकी होगी आपको जो मैं कहना चाहता हूं। जब जब आपके सामने विलोम शब्द आए तब तब आप उल्टा सोचिए, और उल्टा सोचिए कि उसका उल्टा शब्द अर्थ क्या निकल सकता है। तो आपको सामने जो 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जो उसका उल्टा सही अर्थ दे रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे सही अर्थ निकल जाएगा तो आपको अर्थ भी नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जिसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक शब्द आया अंधेरा, और अंधेरे का विलोम क्या होता है बताइए, प्रकाश या फिर उजाला, प्रकाश या फिर उजाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रश्न दे दिया कि अंधेरे का विलोम क्या होता है, अंधेरे का विलोम क्या होता है, प्रकाश या फिर उजाला। अब आप बोलोगे सर दोनों क्या हैं, दोनों शब्द क्या हैं, दोनों शब्द का मतलब तो एक ही है, लेकिन एक और शब्द लिख रहा हूँ, चलो मैं आपके सामने, अंधकार, अभी मैं इसको मिटा भी दूंगा, अंधकार, ठीक है। ठीक है। अब जो अंधेरे से उजाले की, अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है, तब भी यहाँ पे दोनों आएंगे। लेकिन आपको मैं बात बताना चाहूँगा, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, ये पता चलेगा। अंधेरे का क्या होगा, उजाला, अंधकार का क्या होगा, प्रकाश, क्योंकि ये भी तत्सम है, तत्सम का विलोम क्या होगा, तत्सम ही होगा। और तद्भव का विलोम क्या होगा बताइए, तद्भव ही होगा। इन सब छोटी छोटी बातों को आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। विलोम से तात्पर्य क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप उसका विलोम देखें तो देखना उसका उल्टा अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ अगर तत्सम है तो उसका तत्सम विलोम बनेगा, तद्भव है तो उसका तद्भव ही क्या बनेगा, विलोम बनेगा। ठीक है, ये सब बातें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शब्द युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, और अर्थ भेद, ठीक है। तो इस बात को भी समझे, शब्द युग्म मतलब शब्दों के जोड़े तो आ रहे हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। 2 शब्दों का जोड़ा है लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे 2 शब्द लिखता हूँ। एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर सुरभि, ठीक है, और एक लिखा मैंने सुरभि। इसको भी याद करने की वाली बात समझ में आ जाएगी। याद कैसे रखें, हर चीज़ को समझना है, हर चीज़ को रटना नहीं है, क्यों रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो ताउम्र याद रहेगा। जब तक आपका जीवन है तब तक आप उसको दिमाग में रखोगे। सुरभि, एक शब्द आया सुरभि, दूसरा है सुरभि। तो मैंने कहा भाई उच्चारण की दृष्टि से दोनों शब्द युग्म हैं, जोड़े हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों क्या है, अलग अलग है। पहले वाले सुरभि का मतलब क्या होता है, दूसरे सुरभि का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट मित्र भी है, उसने एक दुकान खोली, उस दुकान का नाम था सुरभि इलेक्ट्रॉनिक्स। सुरभि, उसने ऐसे लिखा सुरभि इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार उसने दुकान का नामकरण कर दिया। और मुझे ही बुलाया गया, ठीक है, बुला के उसको कहा कि साहब मैंने दुकान खोली। मैंने बहुत अच्छी बात है, हम हिंदी वाले तो सब जगह जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहले पढ़ने का ही काम होता है। तो मैंने नाम पढ़ा, मेरे सुरभि है। मैं सुरभि किसका नाम है, बोला मेरी भतीजी का नाम है। मैंने वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरभि में मात्रा छोटी आनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई मात्रा छोटी नहीं हो तो बड़ी लगाती है। मैंने लगाती है बड़ी, लेकिन इस सुरभि का मतलब कुछ अलग है और इस सुरभि का मतलब कुछ क्या है, अलग है।
उच्चारण की दृष्टि से तो लग रहे हैं समान, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या लग रहे हैं, भिन्न। क्योंकि सुरभि का मतलब क्या है, सुगंध, सुरभि से बनेगा सौरभ, सुरभि का मतलब क्या है बताइए, सुगंध, और इसका मतलब क्या होता है बताइए, गाय। अब याद कैसे करें बताइए, छोटी की मात्रा आ रही है सुरभि में, और इसमें क्या आ रही है, बड़ी की मात्रा। गाय छोटी होती है बड़ी होती है, बोला गाय तो क्या होती है भाई, बड़ी होती है। जब बड़ी होती है तो याद करने का तरीका आ गया, गाय बड़ी मतलब बड़ी की मात्रा किसके साथ आएगी, गाय के साथ ही आएगी। और छोटी मात्रा तो फिर ऑटोमेटिक, जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा शब्द ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ तक भी बात समझ में आ गई होगी आपको। शब्द युग यानी वे शब्द जो जोड़ों के साथ आते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए छठा नंबर क्या आया, शब्द समूह के लिए एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं कहता हूं कि 90% छात्र इसे गलत करके आ जाते हैं, इसे गलत करके आ जाते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, क्योंकि सोचते हैं आ जाएगा। सबसे कठिन यही होता है, सबको याद ही करना पड़ता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड, ठीक है। इस बात को समझिए, जिसकी पत्नी मर गई उसे बोलते हैं विदुर, अभी कहा जिसका पति मर गया उसे कहते हैं विधवा। ये क्या है, वन वर्ड। और इस वन वर्ड को हमेशा क्या होता है, याद। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, अभी आपने पढ़ा था। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द कहने से तात्पर्य है, इसे वन वर्ड कहते हैं, और इसे आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वे शब्दों का समूह जो एक शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं शब्द समूह। अब आता है समूहवाची शब्द। वे समूहवाची का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो हमेशा समूह के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनका प्रयोग हमेशा समूह के लिए होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाची शब्द। ये शब्द आगे गुच्छा। अब गुच्छा नाम सुनते दिमाग में क्या बात आई कि यार गुच्छा होता है, गुच्छे में कोई एक चीज होती है कि हमेशा क्या होगी, एक से अधिक ना जोड़ा। दर्जन शब्द आ गया। दर्जन शब्द होते हैं, दिमाग में कितनी अंक संख्या है, 12, कि दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ पर एक बात, समूहवाची शब्द यानी वे शब्द जिनका, जो हमेशा किसी न किसी समूह को दर्शाने का काम करते हैं, आप उन्हें क्या कह सकते हैं, समूहवाची शब्द। लास्ट जो है उसे बोलते हैं ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक, ध्वनि धन अर्थक, ठीक है। ध्वनि से तात्पर्य है ध्वनि दग्न अर्थक, यानी अर्थ देंगे किसके संदर्भ में, ध्वनि के संदर्भ में। ध्वन्यार्थक शब्द, अब ध्वन्यार्थक शब्द में एक नहीं आएंगे, सारी की सारी आ जाएंगी। बात समझो भैया, इसमें जो जो शब्द आपने सुने और सुनकर के यदि उसकी आकृति के बारे में आपको ज्ञान हो जाए तो सारे के सारे शब्द क्या हैं, ध्वन्यार्थक शब्द हैं। जैसे पशुओं की बोली, काव काव कौन करता है बताओ, कौवा करता है। चींची कौन करती है, चिड़िया करती है, ठीक है। अच्छा, छुक छुक की आवाज़ किसकी आती है, रेलगाड़ी की। जैसे रेलगाड़ी गुजरी और आपका घर दूर है और रेलगाड़ी की आवाज़ आई तो दिमाग में क्या, रेलगाड़ी गुजर रही है, तो तुम्हारे दिमाग में बिंब बना, और बिंब क्या बना, बिल्कुल सार्थक बिंब के रेलगाड़ी की ही आवाज़ है। तो सारी की सारी जो बिंब आपका सार्थक बने, अगर असार्थक मतलब पता ही नहीं चले तो ध्वन्यार्थक शब्द का पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके विषय में क्या कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में अगर उसका सार्थक तस्वीर बन जाए तो वो सारे के सारे सार्थक के अंदर आएंगे और उन्हें किस में गिना जाएगा, ध्वन्यार्थक शब्द में गिना जाएंगे। पशुओं की आवाज़, चिंघाड़ता कौन है, हाथी। दहाड़ता कौन है, शेर। दहाड़ता कौन है, शेर। तो आप देख सकते हैं जैसे दहाड़ की आवाज़ आएगी दिमाग में आके, शेर दहाड़ रहा है। चिंघाड़ने की आवाज़ आई, कौन चिंघाड़ रहा है, हाथी चिंघाड़ रहा है। हिनहिनाता कौन है, घोड़ा। सबकी आवाज़ें आपको पता है। तो जब कोई आवाज़ सुनाई दे, यहाँ तक कि ऊपर से जब झरना गिरता है नीचे तब वो आवाज़ करता है, कल कल की जो ध्वनि आती है वो भी सार्थक शब्द है। क्यों, क्योंकि उसको सुनने के बाद हमें दिमाग में बिंब बना कि वह ध्वनि किसकी है, झरने की ध्वनि है। बरसात के दिनों में जब आप रात को सोते रहते हैं, बरसात आती है तो आपको पता चलता है बरसात आ रही है बाहर। क्यों पता चलता है, क्योंकि आप बरसात जो करने वाला जो पानी है उसकी ध्वनि से भली भांति क्या है, वाकिफ है। तो संसार में जो भी है, अगर उसकी ध्वनि को सुन करके आपके दिमाग में उसका बिंब बन जाए जो सटीक हो,
तो सारी के सारी क्या कहलाते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द। और ध्वन्यार्थक शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी पहले वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक से तात्पर्य क्या है? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। निरर्थक शब्दों की कोई संख्या नहीं है, आप चाहो जितनी बना सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भेद नहीं है। इसके भेद पढ़े हमने 8। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, 5वां शब्द युग्म, 6ठा शब्द समूह के लिए एक शब्द, 7वां नंबर समूहवाची शब्द और 8वां लास्ट कौन सा? ध्वन्यार्थक शब्द। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे। यहाँ पे ये भी मिटा देता हूँ आपको। ठीक है, अब क्या लिखा? उत्पत्ति ऑब्लिक अर्थ ऑब्लिक जन्म ऑब्लिक स्रोत। ये ध्यान कर लेना, ये क्या लिखा हुआ है? स्रोत। कई बच्चे इसको स्रोत इस प्रकार भी देखा होगा आपने। स्रोत होता है, स्रोत नहीं होता है। स्रोत का मतलब सोर्स। स्रोत फूट पड़ा, पानी का स्रोत फूट पड़ा। जबकि स्रोत का मतलब क्या होता है? स्तुति। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्तुति। हमें स्तुति नहीं करनी। राम स्रोत, राम स्तुति, ये शब्द आता है। तो ध्यान कर लेना, स्रोत नहीं है, क्या है? स्रोत। बहुत अच्छी तरह मैं इसको वापस लिख देता हूँ। स के नीचे रहे स्रोत। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इस बात को समझिए आप, जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि उत्पत्ति ऑब्लिक अर्थ ऑब्लिक जन्म ऑब्लिक स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। कई किताबों में आपको जब पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रश्न आता है कई बार कि उत्पत्ति ऑब्लिक जन्म ऑब्लिक अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? उत्पत्ति, जन्म, स्रोत, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 5 बताए गए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर प्रश्न ऐसा आता है आपके सामने कि उत्पत्ति ऑब्लिक अर्थ ऑब्लिक जन्म ऑब्लिक स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, तो शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। ये बात ध्यान कर लेना। इसके आधार पर शब्दों के भेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। कई किताबों में 5 लिखा हुआ, आपको 4 ही मान के चलना। 4 ही होते हैं और 4 ही उत्तर क्या होगा? सही होगा। इसका 5वां ने नंबर नहीं कर रखा है। अब बात समझे। पहले क्या होता है? तत्सम। पहले क्या होता है? तत्सम। अरे तत्सम क्या होता है, इस बात को समझिए। देखिए, इस बात को समझाने के लिए हम आते हैं तत्सम। शब्द क्या आया बताइए? तत्सम। तत्सम के टुकड़े करें तो तत्सम के टुकड़े क्या होंगे? तत्धनसम। तत् माने होगा उसके और सम का मतलब होगा समान। तत् माने उसके, सम यानी समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में हमने पढ़ा था कि संस्कृत के 2 भेद, लौकिक और वैदिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर आधुनिक हिंदी का रूप हमने 1000 ईस्वी के आसपास आना था। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है ये बताइए? संस्कृत, संस्कृत से आई पाली, यहीं से निकल रही है। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, इसमें सोर से नहीं अपभ्रंश होता है, उससे निकली है हिंदी। यानी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन सी भाषा है? हिंदी। अब आप मुझे बताइए, इसका मैंने समय बताया था 1500 ईसा पूर्व। हिंदी कब पहुंची अपभ्रंश में? 1000 ईस्वी के बाद। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे कोई शब्द है, जिस शब्द आया सूर्य, यहाँ पे निकला तो हम इससे भी सूर्य पढ़ते होंगे या कुछ भी पढ़ते होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से निकलता 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 यहाँ पे पहुंचा अपभ्रंश में। ठीक है, अपभ्रंश में। अब हिंदी में भी उससे सूर्य ही बोलते होंगे। हिंदी में भी क्या बोलते होंगे? उससे सूर्य ही बोलते होंगे। तो बात को समझे, वे शब्द जो हैं तो संस्कृत भाषा के,
हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन उन सभी शब्दों का हिंदी भाषा में भी यथावत प्रयोग किया जाता है, यथावत प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम। यानी वे शब्द जो कि हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी भाषा में भी उन सभी शब्दों का यथावत प्रयोग होता है, जैसा उनका रूप था वैसा का वैसा प्रयोग होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वे सारे के सारे शब्द कहलाते हैं तत्सम, वे सारे के सारे शब्द कहलाते हैं तत्सम। बात समझ में आ चुकी है? अब आप देखिए संस्कृत के अंदर भी क्या था? सूर्य। तत्सम यानी संस्कृत, तत्सम से तात्पर्य क्या है? संस्कृत मान के चल लो। ठीक है, संस्कृत मान के चल लो, यानी वे शब्द जो है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी भाषा में भी उन शब्दों का यथावत प्रयोग होता है, वे सारे के सारे शब्द कहलाते हैं तत्सम। एक होता है तद्भव, इस बात को समझे, यहीं पे एक साथ ही समझा रहा हूँ। तद्भव, भाई तद्भव से तात्पर्य क्या है? तद्भव से तात्पर्य है वे शब्द जो है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन जब वे हिंदी भाषा में आए तो हिंदी भाषा में आने के बाद उन शब्दों को बोलने में कठिनाई हो रही थी। ये संस्कृत के शब्द हैं तो थोड़े कठिन हैं, तो उन शब्दों को बोलने में हमें क्या हो रही थी? कठिनाई हो रही थी। अब उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करें? तो उन कठिनाई को दूर करने के लिए हमने उन शब्दों में थोड़ा सा क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कर दिया तो जो परिवर्तित रूप है वो रूप क्या कहलाया? तद्भव। क्या कहलाया? तद्भव। बात समझ में आई आपको? वो रूप क्या कहलाया? तद्भव, यानी उसके अंदर परिवर्तन किया गया। जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते समय आपने साइकिल का हैंडल पकड़ा, आपको लगता है कि यार मैं साइकिल चला रहा हूँ, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हैंडल को ऊपर और नीचे अपनी सुविधा अनुसार कर लेते हैं। उसी प्रकार संस्कृत भाषा के सैकड़ों शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में आए, और आने के बाद हमें पता चला यार ये शब्दों को बोलने में क्या आ रही दिक्कत आ रही है, तो क्या करें? तो इसका मॉडिफाइड, बदला हुआ रूप हमने क्या कर दिया? आप सभी के सामने रख दिया। हमने सूर्य तो संस्कृत से निकला था, लेकिन जब हिंदी भाषा में पूछा तद्भव के अंदर, तो तद्भव में सूर्य को हम क्या बोलने लगे? सूरज। क्या बोलने लगे? सूरज। बोल के देखिए, ठीक है, आप बोल के देख लेना। अक्षय तृतीया एक शब्द आता है, अक्षय तृतीया, जिसे आप तद्भव में क्या बोलते हैं? आखा तीज। बताइए, बोलते नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? आखा तीज। शीर, क्षीर, क्षीर को आप क्या पढ़ते हैं? खीर। लेकिन तत्सम में क्या होता है? क्षीर। फिर क्या पढ़ते हैं? खीर। कई शब्द हैं, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत पता चलेगा कि तत्सम, तत् यानी उसके सम, यानी समान, किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में यथावत प्रयोग होता है, सारे के सारे कहलाते हैं तत्सम। और तद्भव किसे कहते हैं? वे शब्द जो हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन जब हिंदी भाषा में आए तो आने के बाद उन शब्दों के उच्चारण करने में हमें दिक्कत हो रही थी, और दिक्कत होने के कारण हमने उन शब्दों में हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, थोड़ा उनका रूप बदल दिया। वो बदला हुआ रूप क्या कहलाया? तद्भव। और तद्भव किसे बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं यहाँ पर उसके बदले हुए रूप को। ठीक है, तो यहाँ पे तत्सम, तत्सम में एक शब्द लिख देता हूँ सूर्य, और सूर्य से हमने यहाँ पे क्या बना दिया? सूरज। ठीक है, एक आया देशज, इसको समझे। देश माने देश, जय माने जन्मा। कहाँ जन्मा? देश में जन्मा। वे शब्द जिनका जन्म विदेश में नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? हमारे देश में ही हुआ है, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। क्या कहलाते हैं? देशज। ठीक है, जैसे कि एक शब्द आया बाटकी। अब बाटकी क्या होता है? बाटकी को पता सबको, क्या बोलते? कटोरी को बाटकी। नहीं, बाटकी शब्द निकला तो निकला कहाँ से? बाटकी शब्द देशज शब्द है, कहीं और से निकला। बाटकी शब्द क्या? देशज है। ठीक है, मेला का माने घड़ा ही मनक था। मनक का मतलब क्या होता है? लोग। आज तो घड़ी फूटरी लाग रही है, ये फूटरी शब्द क्या होता है? फूटरी शब्द का मतलब सुंदर होता है। ये निकला तो निकला कहाँ से? हमारे देश में से। ठीक है, इडली डोसा सांभर। इडली डोसा सांभर विदेश का शब्द है क्या? हिंदी भाषा का शब्द है क्या? नहीं, इनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई, क्योंकि ये डिश कौन सी? भारतीय, दक्षिण भारत की डिश है।
कहिए कि तो मुंह में पानी भी आ रहा होगा सुन करके। तो ये दक्षिण भारत की डिश है, ठीक है। तगारी, फावड़ा, कुदाली, ठीक है, लट्टू, कई शब्द ऐसे हैं जो जिनका जन्म हमारे क्या हुआ, देश में हुआ है, ठीक है। तो वे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में ही हुआ है उन्हें क्या बोलते हैं, देशज। मैं उदाहरण देता हूँ, परात। अब ये परात क्या है, जैसे हरियाणा साइड में जाऊंगे तो कूंडा बोलते हैं और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, परात। पोंछा शब्द आता है साफ करने के लिए, पोंछा, ये शब्द देशज है, पोंछने का जो काम करे। परात शब्द है, परात शब्द क्या है, देशज शब्द है। देशज शब्द क्यों है, क्योंकि इस परात शब्द का जन्म हमारे देश में हुआ है। विदेश में जाके अरे कहीं और जगह भी जाके बोले परात दे तो समझ में नहीं आएगा उनको परात का मतलब क्या होता है। क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द हैं उस सारे के सारे देशज, ये मान के चलिए आप। विदेशज, विदेश का मतलब क्या होता है, विदेश में जन्म लेने वाले, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है। और जन्म कहाँ लिया, विदेश में। लेकिन हिंदी भाषा में वे क्या हो चुके हैं, हिंदी भाषा में वे सारे के सारे शब्द क्या हो चुके, समाहित हो चुके हैं, उन्हें कहते हैं विदेशज। देखिए आपको पता है हिंदुस्तान पे लगातार आक्रमण होते रहे, ठीक है। यहाँ पर चीनी यात्री भी आए, जापानीज भी आए, मुस्लिम आए, मुगल आए, अरबी आए, कितने अफगानी आए, कईयों ने आक्रमण करा यहाँ पे। तो जब ये आए होंगे तो इनकी भाषा के शब्द भी तो हिंदुस्तान में आए होंगे। जब शब्द आए तो उन शब्दों को हमने क्या करा होगा, ग्रहण भी किया होगा। तो वे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ, विदेश में हुआ है। लेकिन हिंदी भाषा में वे शब्द आ चुके हैं। अंग्रेजी भाषा कितने सैकड़ों शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। तो वे शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में, लेकिन हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सारे के सारे शब्द कहलाते हैं, बताइए क्या, वे सारे के सारे शब्द कहलाते हैं विदेशज। शब्द आता है गमला। गमला, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आप बोलोगे सर ये गमला कौन सी भाषा का है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। एटलस यूनानी भाषा का शब्द है। यूनान सिकंदर के समय की हम बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक के समय की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त ने अपने संबंध स्थापित करे। यूनान, सीरिया जो वर्तमान में सीरिया के नाम से यूनानी देश है ना, सीरिया के नाम से जाना जाता है। कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने अखबार, अखबार शब्द, ये अखबार हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। वकील फारसी अरबी भाषा का शब्द है, वकील शब्द हिंदी में हम बोलते हैं अभिभाषक। किताब फारसी का शब्द है, हम हिंदी में बोलते हैं पुस्तक। तो वे शब्द, यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, किताब, ये सब आपको बुक्स में मिल जाते हैं। मैं तो अपनी बात को वर्बली समझा रहा हूँ। वे शब्द जो है तो विदेशी भाषा के, लेकिन हिंदी भाषा में आ चुके, उनका यथावत प्रयोग होता है, वे सारे के सारे कहलाते हैं विदेशज। कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे बात और आ गई, संकर शब्द क्या होते हैं। संकर के टुकड़े करे, देखो समधन कर, हम जब 6ठी कक्षा में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो संकरण कराया जाता था, ठीक है, नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए। वो की बात यहाँ पे भी आ रही है। संकर शब्द देखिए 5वां नंबर ने डाला, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं, तो शब्द के भेद कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, 5 भेद नहीं होते। कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, कई टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन आपको मेरी बात को समझना है और मेरी बात को ध्यान में रखते हुए ही इन प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए विदेशी शब्द, वे शब्द बता दिया। संकर का मतलब क्या होता है, समधन कर से, यानी वे शब्द जो देशी और विदेशी दोनों भाषाओं के योग से बने हैं। वे शब्द जो देशी और विदेशी दोनों भाषाओं के योग से मिलकर बने, उन्हें बोलते हैं संकर शब्द। एक मैं उदाहरण लिख देता हूँ, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी किससे बना, रेल कौन सी भाषा का शब्द है, आप बोलेंगे रेल सर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी विदेशी। गाड़ी कौन सा है, हिंदी, यानी देशज, ठीक है। तो रेल धन गाड़ी क्या बना, रेलगाड़ी। किताब घर, किताब कौन सा है भैया, किताब है आपके सामने विदेशज। घर कौन सा है, हिंदी का है, यानी देशज, ठीक है। तो रेल, किताब घर, डाकघर, कई शब्द ऐसे, ठीक है।
यहाँ पर किताब घर, टिकट घर, सॉरी टिकट घर, तो टिकट घर के टिकट कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर कौन सा हिंदी भाषा का शब्द है। कई शब्द यानी वे शब्द जिनका, चिड़िया घर, चिड़िया डच भाषा का शब्द है, डच भी आया हमारे यहाँ पे, डच भी आए, DUTCH डच आए, चिड़िया शब्द, चिड़िया शब्द हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, डच भाषा का शब्द है। तो कई शब्द जो देशी और विदेशी दोनों भाषाओं के योग से मिलकर बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 2 पॉइंट समझा दिए। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति से क्या बनेगी, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के टुकड़े करें तो आएगी विधन उत्पत्ति, विधन उत्पत्ति। अब उत्पन्न हो रहा है विशेष रूप से, वी माने विशेष, भिन्न ये अर्थ होता है, तो इनका निर्माण विशेष रूप से किया जाएगा, यानी इनके अंदर ही ये शब्द हमारे सामने तो आ चुके हैं, इनसे हम नए नए शब्द बनाएंगे, जोड़ के तोड़ के कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्युत्पत्ति ऑब्लिक निर्माण ऑब्लिक संरचना ऑब्लिक बनावट। सबका मतलब क्या है कि आधार पर, के आधार पर, ये यहाँ पर लाइन अलग है, ध्यान कर लेना। व्युत्पत्ति ऑब्लिक निर्माण ऑब्लिक संरचना ऑब्लिक बनावट के आधार पे शब्दों के भेद, और इसके आधार पे शब्द के 3 शब्द भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। समझे इस वाले रूढ़ का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं, वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं। परंपरा का मतलब प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, हमें पता नहीं है उनके बारे में, परंपरा चले आ रहे हैं। मेरे से पहले जितने भी मेरी पीढ़ियां हैं, ठीक है, मुझसे पहले जितने मेरे पीढ़ियां हैं, यानी मेरे दादाजी परदादी, उन सभी ने शब्दों का क्या करा, प्रयोग करा। तो वे शब्द प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से चले आए, और उन शब्दों के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, उन शब्दों के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, वे सारे के सारे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब रूढ़िवादी। देखिए कई परंपराएं हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे कोई मर जाता है तो हम अपने बाल दे देते हैं, अब इसकी शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से, पता ही नहीं है। हिसाब किसी ने बाल दे दिए होंगे, उसको देखे देखे हम नहीं बाल देने लग गए। जैसे डांडिया, नवरात्र आते डांडिया शुरू हो जाते हैं, तो डांडिया पहले अजमेर में या राजस्थान में चलते ही नहीं थे, ये तो मूल तो गुजरात के हैं। गुजरात में किसी व्यक्ति ने डांडिया शुरू करे होंगे, उसको देखा देखी लोगों ने डंडिया बजाना, डांडिया स्टार्ट कर दिया, पूरे भारत में डांडिया लोगों करने लग गए। वही बात मैं बताऊं, रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा चले आ रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के टुकड़े करने पर टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जब टॉपिक आएगा तब भी पढ़ाऊंगा। जैसे शब्द आ गया कमल, अब कमल के टुकड़े करो, पहले मैंने क्या करा, क करा, फिर म करा, फिर ल करा, टुकड़े करे। क्या कमल अपना, क वर्ण अपना स्वतंत्र अर्थ दे सकता है? क्या म वर्ण अपना स्वतंत्र अर्थ दे सकता है? क्या ल वर्ण अपना स्वतंत्र अर्थ दे सकता है? नहीं। आप बोलोगे सर नहीं, जब उनको जोड़ेंगे तभी इनका अर्थ निकलेगा। तो वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं, इन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक होता है योग रूढ़, चलिए पहला क्या आ गया यहाँ पर, कमल। मैं यहाँ पर शब्द लिख देता हूँ कमल, ठीक है। दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किससे बना, योग से मिलकर बना। किससे बना, योग से। ठीक है, यौगिक शब्द किससे मिलकर बना है, योग से मिलकर बना। मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ कि योग, और योग में हमने क्या जोड़ा, एक योग धन एक क्या बना, यौगिक। यानी यहाँ पे क्या होगा बताइए, योग होगा साहब। यहाँ पे क्या होगा, योग होगा। अब योग कैसे होगा, इस पे हमें चर्चा कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए इस बात को समझाने के लिए मुझे कुछ बात समझानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर पिछले स्लाइड में आता हूँ। एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, विद्या धन आल्य। देखिए विद्या धन है आल्य, विद्या धन आल्य, इसको मैंने योग करा तो क्या बना, विद्यालय। बताइए इसमें योग हो रहा नहीं हो रहा है। यानी विद्यालय शब्द का निर्माण करने के लिए मुझे दो शब्दों में दो वर्णों का मेल कराना पड़ा, विद्या और आल्य का, तो क्या बना, विद्यालय। यानी यौगिक शब्द योग से मिलकर बना है, जिसमें दो शब्दों का या दो से अधिक शब्दों का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। उसमें वर्णों का मेल होगा संधि के हिसाब से, बात की बात है। तीसरा जो था इसमें योग रूढ़ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योग रूढ़ शब्द, इसको समझिए। यहाँ पे
फिर दोनों में अंतर बताएंगे। योग का मतलब क्या होता है, योग तो होगा लेकिन वो रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ का मतलब क्या, रूढ़िवादी, ध्यान कर लेना। रूढ़ से तात्पर्य क्या, रूढ़िवादी, रूढ़ शब्द वे जो परंपरा से क्या है चलते आ रहे हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी शब्द। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने शब्द दे दिया यहाँ पे गज, और यहाँ पे क्या दे दिया, आनंद। अब गज धन आनंद बोलो, क्या बनेगा, गजानन। अब आप कहेंगे सर विद्यालय शब्द आ गया, विद्यालय में भी क्या हुआ, योग हुआ। गजानन शब्द आ गया, गजानन में भी क्या हुआ है, योग हुआ है। अब जब दोनों में योग हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये तो यौगिक है और ये योग रूढ़ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बताइए। सबसे पहले तो आइए इस बात को समझा देते हैं। विद्यालय, चलो अपने दिमाग में विद्यालय की कल्पना करो, विद्यालय की क्या करो, कल्पना करो, जहाँ जहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की है, जहाँ जहाँ आपने क्या करी है, शिक्षा ग्रहण की है, करो। तो सबके दिमाग में अलग अलग विद्यालय की तस्वीर आएगी, बिल्कुल आएगी, नहीं आएगी, किसने कहा किसने कहा किसने कहा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा गजानन, अब कल्पना करो, तो सबके दिमाग में केवल एक ही क्या आएगी, तस्वीर आएगी। आई नहीं आई, बताइए। सभी को मैंने एक जगह एकत्रित कर दिया, नहीं कर, रूढ़ बना दिया, नहीं बना दिया। वही बात हम समझा रहे हैं कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक होने के बाद वे क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए। वे शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन यौगिक होने के बाद क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ विद्यालय, अभी भी मैंने उदाहरण दिया, और एक यहाँ पे शब्द लिख देता हूँ गजानन। क्लियर। ये यौगिक शब्द की रचना 4 प्रकार से होगी, संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, यहाँ पे हम टॉपिक बाय चलेंगे। अब हम आते हैं 4th नंबर, व्याकरणिक विवेचन रूप या प्रयोग के आधार पर। कई बार प्रश्न आता है कि प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के भेद होते हैं 2, पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। भाई विकारी से तात्पर्य क्या होता है, अविकारी से तात्पर्य क्या होता है, इस बात को समझें। विकारी का एक और नाम है अव्यय। अव्यय, अ माने नहीं, वे माने खर्च करना, इसको खर्च नहीं किया सके। विकारी से तात्पर्य क्या है, इस बात को समझे। वे शब्द जिनको तोड़ा मरोड़ा जा सके, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए। जैसे आपने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को खींचा, जब खींचा तो उसके अंदर विकार उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो स्प्रिंग क्या होगा, विकारी। लेकिन आपने लोहे की पेन, लोहे के मान लोहे की छड़ है, उसको खींचोगे तो क्या उसमें विकार उत्पन्न होगा, क्या नहीं, वो खींच नहीं पाएगी कि लोहे की छड़ है, इतनी ताकत नहीं तुमने, तो वो क्या हो गई, अविकारी। उसी प्रकार जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं, ध्यान कर लेना। कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक तो विकारी, दूसरा अविकारी। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाए उन्हें कहते हैं विकारी, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं हो उन्हें कहते हैं अविकारी। मेरी बात समझ में आ चुकी है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाए उन्हें कहते हैं विकारी, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं हो उन्हें कहते हैं अविकारी। ठीक बात है। यहाँ पर जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, चलो आपको, ठीक है। राम धीरे धीरे चलो, छोटा सा उदाहरण। अब राम है, राम का रूप परिवर्तन हो सकता है, राम का लिंग बदल सकता है। राम का स्त्रीलिंग क्या होगा, सीता, तो लिंग परिवर्तन हो सकता है, रूप बदल सकता है इसका। राम क्या है, बोलो विकारी, क्या है, बोलो विकारी। लेकिन धीरे धीरे, ये क्या है, क्या धीरे धीरे का धीरे धीरे, धीरो धीरो, ये रूप परिवर्तन कर सकते हैं क्या, आप कहोगे नहीं, धीरे धीरे तो मैंने धीरे धीरे सुना है, यानी धीरे धीरे का रूप परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण ये क्या कहलाएगा, अविकारी। और चलो, चलो का चली, चले, चलो, रूप परिवर्तन हो रहा है। लो को ली भी, ओ भी, रूप परिवर्तन, लिंग परिवर्तन हो सकता है, यानी ये भी क्या है, बोलो विकारी। यानी एक वाक्य जब बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय केवल 2 ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, विकारी और अविकारी। तो यहाँ पे विकारी शब्द की संख्या कितनी है, 4। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा है क्रिया। ठीक है, इन सबको एक ही को पढ़ना है हमें। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं, किताब में मिल जाएगा, यहाँ तक सारा टॉपिक हमें पढ़ना है। और अविकारी शब्द के भेद भी कितने होते हैं, कई किताबों में 5 भेद बता रखे हैं।
लेकिन वापस मैं पुनः आता हूँ, यदि प्रश्न आपके सामने आए पीसीएस के अंदर मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की कैडर परीक्षा थी, वहाँ पे प्रश्न पूछा था कि अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है, तेजवाई शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं। दूसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये निपात जो है, ये निपात को मैं पढ़ाऊंगा। निपात के कई शब्द हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही गिने जाते हैं या आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अविकारी शब्द यानी अव्यय के शब्द के भेद कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे भैया, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, पूरा का पूरा चार्ट समझा दिए। अब हमें पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो बात और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको नए स्लाइड के अंदर। एक तो था विकारी, एक होता विकारक। विकारक शब्द, विकारक शब्द का मतलब होता है दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द, दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द। आप कैसे देखिए, संज्ञा है, दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द, देखो नहीं इसमें देखिए, जब आपके संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के 3 विकारों को कहलाते हैं। संज्ञा के 3 विकारों को कहलाते हैं। पहला आता है लिंग, दूसरा वचन और तीसरा होता है कारक। इसी प्रकार जो क्रिया है, क्रिया के 2 विकारक रूप कहलाते हैं। पहला होता है काल, दूसरा होता है वाच्य। इतना लंबा, यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल क्या है, अलग, उसका ही भाग है जो चार्ट पर। विकारक का मतलब होता है दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द, ठीक है। संज्ञा है, संज्ञा मतलब राम है, राम का आप लिंग परिवर्तन करोगे, राम से क्या बना, सीता। अगर शब्द आ गया लड़का, लड़के का रूप परिवर्तन, वचन परिवर्तन कैसे गया, लड़के लड़कों। कारक, लड़के ने लड़के को लड़के से। इसी प्रकार क्रिया, क्रिया के 2 विकार रूप कहलाते, काल और वाच्य। काल का मतलब 3 काल में हम परिवर्तित कर सकते हैं। वाच्य जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि वाच्य का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। क्रिया जिसके विषय में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी थी। तो इस वाली स्लाइड के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्याकरण विवेचन या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। कितने भेद होते हैं, 2। और सबसे पहले वाला भेद क्या पढ़ेंगे, विकारी शब्द। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा, फिर संज्ञा के विकारक शब्द कौन कौन से होते हैं, 2 3 लिंग वचन कारक, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे विकारक शब्द में लिख दिया, दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द। तो हेडिंग आपके सामने है व्याकरणिक विवेचन या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। और इसके अलावा शब्द के भेद कितने होते हैं, 2। पहला क्या होता है, विकारी शब्द। बहुत अच्छी तरह आपको समझना है, कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, विकारी शब्द। इसका अर्थ क्या है, मैंने अभी आपको बताया। जब आप वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय 2 ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। पहला होता है विकारी और दूसरा क्या होता है, अविकारी, ठीक है। तो यदि हमें विकारी शब्दों का पता नहीं चलेगा तो हम वाक्य बना पाएंगे क्या। फिर हमें अविकारी शब्दों के विषय में पता होना चाहिए। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अभी मैंने उदाहरण भी दिया था, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और विकारी शब्द कितने होते हैं, 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। और संज्ञा के अंदर मैंने यहाँ पे कोष्ठक में लिख दिया क्या है, विकारी शब्द। कई बार प्रश्न आता है संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द, तो पता होना चाहिए संज्ञा क्या है, विकारी शब्द। और संज्ञा शब्द के, इसको संज्ञा भी पढ़ सकते हैं। इस संज्ञा शब्द के यदि टुकड़े करें, संज्ञा के टुकड़े क्या होंगे, सम, धन, ज्ञा। सम माने क्या होता है, अच्छी तरह, समान नहीं होता है, कई बच्चे समान बोलते हैं। ज्ञा का मतलब क्या होता है, ज्ञान होना। अर्थ क्या निकलेगा भाई, अच्छी तरह से ज्ञान होना। आप किसी चीज का नामकरण कब कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, अब किसी को नहीं पता ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये पेन है, मैं बोलूँगा नहीं
ये व्यू बोर्ड का पेन है, इसको पता को वही बता पाएगा। वही हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को हम कल से स्टार्ट करेंगे। जनरल सी बात यहाँ तक आ गई कि संज्ञा के टुकड़े करते समधन ज्ञा, सम का मतलब होता है अच्छी तरह, ज्ञा का मतलब ज्ञान होना, अर्थ क्या निकलेगा अच्छी तरह से ज्ञान होना। जो जैसा है उसका वैसा ही क्या होगा, ज्ञान होगा, और जब हमें ज्ञान होगा तो उसका नामकरण भी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो समय की सीमा समाप्त हो रही है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और कल से हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो किसका करेंगे, संज्ञा का। धन्यवाद दोस्तों।